नल पुराण इतिहास के 105वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं वीडियो आरंभ करने से पहले किसी ना किसी एक सब्सक्राइबर का कमेंट प्रसारित करता हूं और आज भी प्रसारण के लिए मैंने एक कमेंट चुना है और कमेंट करने वाले जो सब्सक्राइबर हैं उनका नाम है श्रीमान साहिल खान जी। देखिए श्रोताओं, साहिल खान जी बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं और एक फर्नीचर के ठेकेदार भी हैं। देखिए श्रोताओं, ये हमारा प्रत्येक एपिसोड देखते हैं और कहते हैं गुरुजी, मैं आपके हर एपिसोड का इंतजार करता रहता हूं। यहां तक भी लिखा है इन्होंने कि रात के 3 बजे हो या 4 बजे हो, जब भी आपका एपिसोड मिलता है तो मैं देख लेता हूं। तो देखिए श्रीमान साहिल खान जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान 104वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 104वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ढोल कुमार खजैला ऊंट पर सवार होकर के दिखनी चीर को लेकर के गंगाराम तोता को साथ लेकर के आ जाता है पिंगुलगढ़ में और महाराज बुद्ध भाटी को वह दिखनी चीर सौंप देता है। जब महाराज बुद्ध भाटी ने दिखनी चीर देखी तो समझ जाता है कि जैसा पराक्रमी बाप था वैसा ही पराक्रमी इसका बेटा भी है। ढोल कुमार दिखनी चीर लेकर के आ गया है और अपने दरबार का आयोजन किया, सभा बुलाई और उस सभा में अपने मंत्री और अपना दामाद, जो अमरकोट में उसकी एक बड़ी लड़की थी जिसका नाम था तारो, वो तारो अमरकोट के एक राजा था भारामल, भारामल को ब्याही गई थी। उससे भी कहता है कि देखिए राजन, ढोल कुमार ने सभी नियमों को पूरा कर दिया है और अब हमें मरवन को विदा करना पड़ेगा। श्रोताओं, तारो इस बात को लेकर के चिढ़ जाती है और तारो मरवन से बहुत चिढ़ती थी और भारामल ढोल कुमार से चिढ़ता था। परंतु देखिए श्रोताओं, जब ढोल कुमार की दिखनी चीर राजा बुद्ध ने देखी, मंत्रियों ने देखी तो बड़े प्रसन्न हुए और अब तो तारो देख करके चिढ़ रही है मारू को, कह रही है कि इसको 2-2 दिखनी चीर आ गई और मुझे एक भी दिखनी चीर नहीं आई। हे श्रोताओं, तारो अपने पति भारामल के पास जाती है और भारामल के दिमाग में जहर घोल रही है, भारामल के अंदर बैर भावना जागृत कर रही है और भारामल से कह रही है कि देखिए स्वामी, ये मरवन है, मुझे देख करके चढ़ाती है, ये आपको देख करके हंसती है और बार बार में आपको काना कहती है। श्रोताओं, भारामल एक आंख से काना था। भारामल चिढ़ जाता है और भारामल अपनी पत्नी तारो को लेकर के अमरकोट के लिए रवाना हो जाता है। अब सुनिए, भारामल चला जाता है, तब राजा बुद्ध मन में विचार करने लगे कि अब हमें मरवन को भी विदा कर देना चाहिए। तो श्रोताओं, भारामल ने अपने सभी सगे संबंधियों को एकत्र किया, मरवन से कहा कि बेटी अब तू तैयार हो जा। मरवन ने वही दिखनी चीर पहनी और दिखनी चीर पहन करके तैयार हो गई, 16 श्रृंगार किए और राजा बुद्ध मरवन को विदा कर देते हैं। देखिए श्रोताओं, राजा बुद्ध ने मरवन को सम्मान सहित विदा कर दिया। मरवन और राजा ढोल कुमार महाराज बुद्ध से कहने लगे कि राजन, हमें किसी रथ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजा बुद्ध ने एक 10 पहिए वाला रथ सजवाया था कि इसमें बैठकर के मेरी पुत्री जाएगी। परंतु ढोल कुमार कहने लगा कि दूरी बहुत है, 500 कोस की दूरी है और इस दूरी को तय करने के लिए मेरा खजैला ऊंट ही सही रहेगा, दूसरा कोई साधन उपयुक्त नहीं है। इसलिए महाराज, मैं खजैला ऊंट पर ही बैठ करके जाऊंगा। देखिए श्रोताओं, राजा बुद्ध ढोल कुमार की बात को मान लेते हैं और मारू को विदा कर रहे हैं। मारू को विदा कर दिया
और मारू अपने पति ढोल कुमार के साथ खजैला ऊंट पर बैठ जाती है और चल देते हैं चारों प्राणी। चार हो गए, गंगाराम तोता, मरवन, ढोल कुमार और खजैला ऊंट। चारों चले जा रहे हैं। श्रोताओं, ढोल कुमार पिंगुलगढ़ से विदा होकर के अपनी पत्नी मरवन को अपने खजैला ऊंट पर बैठा करके चल देता है नरवरगढ़ के लिए। परंतु देखिए, ध्यान से सुनने की बात तो यह है कि जैसे ही ढोल कुमार आगे बढ़ा तो अमरकोट मार्ग में पड़ता था। जहां का भारामल राजा था वह राज्य मार्ग में पड़ता था और मरवन और ढोल कुमार उसी शहर के लिए चले जा रहे हैं, अमरकोट के लिए। गंगाराम तोता उनके साथ साथ चला जा रहा है। भारामल तारों ने सिखा दिया था, उसके अंदर दुश्मनी जागृत कर दी थी। इसलिए भारामल मन में विचार करने लगा कि ढोल कुमार इसी अमरकोट की नदी से पार उतरेगा और अमरकोट पर ही घाट है और किसी जगह से ढोल कुमार पार नहीं हो सकता। इसलिए मुझे समस्त नाव इस नदी में से हटवा देनी चाहिए। मैं भी तो देखता हूं कि ढोल कुमार कैसे पार करता है नदी को। श्रोताओं, इधर भारामल अमरकोट के घाट से सभी नौकाओं को हटा देता है। अपने मल्लाहों से कह देता है कि यहां कोई भी नाव नहीं रहनी चाहिए। एक दिन के लिए ये बिल्कुल सुनसान रहनी चाहिए नदी। और उधर चलता हुआ ढोल कुमार उसी अमरकोट के घाट पर आ जाता है। जब ढोल कुमार अमरकोट के घाट पर आया तो भारामल जाल फैलाने के लिए पहले ही अमरकोट के घाट पर आकर के खड़ा हो जाता है। जब अमरकोट के घाट पर भारामल मिला तो मरवन अपने पति से कहने लगी कि महाराज, ध्यान रखिए, ये राजा आपसे बदला लेगा, ये आपसे दुश्मनी रखता है, ये हो सकता है आपके साथ विश्वासघात कर दे। ढोल कुमार कहने लगा, मरवन, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा साड़ू है, रिश्ते में साड़ू लगता है, तुम्हारी बड़ी बहन का पति है, इसलिए ये हमारा अहित नहीं करेगा। परंतु मरवन भारामल को जानती थी। भारामल ढोल कुमार को देख करके बनावटी प्रसन्नता लाता है और बनावटी प्रसन्नता करके कहने लगा, अरे कुमार, आप बहुत दिन में आए हो और आज आप मेरे दरबार को चलिए। मरवन कहने लगी कि महाराज, मैं तो इनके घर नहीं जा सकती, क्योंकि मरवन की कभी भी तारों से बनी नहीं थी। इसलिए मरवन कह रही है कि मैं तो अमरकोट को नहीं जाऊंगी, यदि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ढोल कुमार कहने लगा, अरे मरवन, ये हमारा साड़ू है, रिश्तेदार है, फिर इसके घर जाने में क्या बुराई है? कि नहीं महाराज, मैं नहीं जा सकती, मैं तारों के घर कभी नहीं जाऊंगी। इसने जब से मेरा विवाह हुआ है उसी समय से मुझे बहुत परेशान किया है, इसलिए मैं कभी भी इस कान्हे के राज्य में तो जाना ही नहीं चाहूंगी। भारामल बनावटी मुस्कान के साथ ढोल कुमार से कहने लगा, कुमार साहब, मरवन तो हमसे नाराज है, परंतु आप तो हमारे यहां चलिए, आपका हमारे अमरकोट में स्वागत है और मैं आपको बहुत जल्दी ही वापस भेज दूंगा, जब तक मरवन यहीं इसी घाट पर तुम्हारा इंतजार कर लेगी। श्रोताओं, ढोल कुमार उसके जाल में फंस जाता है, भारामल की बातों में आ जाता है और मरवन से कहने लगा कि देखिए, तुम और खजैला ऊंट इसी अमरकोट के घाट पर रहना, मैं बहुत जल्दी ही वापस लौटता हूं। मुझे महाराज भारामल आमंत्रित करने आए हैं, यह मेरा स्वागत करने आए हैं और मैं भारामल के दरबार में 1 घंटे के लिए जाऊंगा और बहुत जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। श्रोताओं, खजैला ऊंट भी ढोल कुमार से कहने लगा कि महाराज, आप सावधान रहना, होशियार रहना। ढोल कुमार कहने लगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं भारामल के साथ अवश्य जाऊंगा। गंगाराम तोता और ढोल कुमार दोनों अमरकोट के लिए आ जाते हैं और मरवन को उसी अमरकोट नदी के घाट पर छोड़ दिया जाता है। मरवन वहां इंतजार कर रही है ढोल कुमार के आने का और ढोल कुमार
महाराज भारामल के दरबार में आ जाता है। भारामल बड़ा जाली था। ढोल कुंवर को आया हुआ देख करके उसने सोमरस निकाला और अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि सोमरस का पान कुंवर साहब अवश्य करेंगे। हम और कुंवर दोनों मिलकर के सोमरस पिएंगे, हमें सोमरस की व्यवस्था की जाए। तो देखिए श्रोताओं, वो एक जाल रचते हैं। जो भारामल था उसके लिए तो सोमरस लाया गया और ढोल कुंवर के लिए मदरा लाई गई और दोनों बैठ जाते हैं। ढोल कुंवर के लिए मदरा के गिलास पर गिलास भारामल दिए जा रहा है और स्वयं सोमरस का पान कर रहा है। और जब ढोल कुंवर नशा में हो गया, बेहोश स्थिति में आ गया, तब भारामल ने अपनी नगिन तेग खींची और नगिन तेग खींच करके ढोल कुंवर को काटने के लिए चला। ढोल कुंवर की गर्दन को काटने के लिए चला। तभी गंगाराम तोता बोल उठा कि महाराज भारामल, जो तुम करने जा रहे हो सोच लो क्या सही कर रहे हो। पहली बात तो यह है कि ये अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है ढोल कुंवर। तुमने इसे अपने घर बुलाया और इसको मदरा पान कराया और मदरा पान कराने के बाद आप इसे काटना चाहते हैं। यदि आप एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं अभी उड़ करके जा रहा हूं। मैं तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं हूं। मैं नरवरगढ़ जाऊंगा सीधा और नरवरगढ़ में महाराज नल से संपूर्ण बात बता दूंगा। और नल को तुम जानते हैं कि नल के सामने देवता भी युद्ध भूमि में नहीं टिकते, तो तुम्हारी क्या औकात है। तुम महाराज नल का पराक्रम देख चुके हो। तुम्हारा ये अमरकोट धूमिल हो जाएगा, इसमें आग लगा दी जाएगी। देखिए श्रोताओं, भारामल ने जब गंगाराम तोता की बात सुनी तो अपनी तलवार पीछे हटा ली और गंगाराम तोता ढोल कुंवर के पास आया। ढोल कुंवर से कहने लगा, महाराज ढोल कुंवर, आपने जो किया वो अच्छा नहीं किया। आपको समझाने के बाद भी आप नहीं माने। पहले तो आपको इस दुष्ट राजा के साथ आना ही नहीं था, परंतु आप आ गए तो यहां आकर के मदरा पान करने लग गए। आपको ज्ञात है कि आपकी पत्नी अमरकोट नदी पर खड़ी है, वहां खजेला ऊंट खड़ा हुआ है और तुम यहां मदरा पान कर रहे हो। तुम्हें होश नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है। श्रोताओं, गंगाराम तोता की बात ढोल कुंवर ने सुनी तो कुछ होश आया। होश आने के बाद श्रोताओं, ढोल कुंवर वह अचेत अवस्था में है और गंगाराम तोता वहां से उड़ान भरता है और मन में विचार कर रहा है कि ये कहीं ढोल कुंवर को काट ना दे। और वह मरवन के पास अमरकोट के घाट पर आ जाता है। गंगाराम तोता अमरकोट के घाट पर आया तो मरवन कहने लगी, गंगाराम तू अकेला आया है, मेरे पति महाराज कहाँ हैं? तो गंगाराम कहने लगा मरवन से कि मारू, क्या बताऊं तुझे, तेरे पति के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होने वाला है। कि क्या हुआ? कि जो आशंका तुझे थी वह सत्य हुई। भारामल ने ढोल कुंवर को मदरा पान करा दिया है और वो मदरा के नशा में बेहोश हैं। इतनी अधिक मदरा उन्होंने पिला दी है और मैं नहीं होता तो भारामल तुम्हारे पति का शीश काट लेता। उसने नगिन तेग लेकर के जैसे ही ढोल कुंवर पर वार करना चाहा तो मैं बोल उठा और मैंने उससे कहा कि मैं नरवरगढ़ जा रहा हूं और महाराज नल को इसकी सूचना दूंगा। मरवन कहने लगी, उस दुष्ट की इतनी हिम्मत कि वो मेरे पति की गर्दन को काट दे। मैं भी सतमंती हूं, उसे अभी बताती हूं। ये कहकर के मरवन अमरकोट नदी के घाट पर बैठ गई और ध्यान लगाया अपनी आराध्य देवी का, माता काली का ध्यान लगाया और माता काली से कहने लगी कि यदि मैं सतवंती हूं, मेरे अंदर सत्य है, तो इस अमरकोट में इसी समय आग लग जानी चाहिए। तो देखिए श्रोताओं, जैसे ही मरवन ने यह कहा तो मरवन के शरीर से चिनगारियां चली और वो चिनगारियां चारों तरफ अमरकोट में फैल गई और अमरकोट में आग लग गई।
संपूर्ण नगर अमरकोट धू धू करके जलने लगा। जब भारामल ने यह देखा कि ये आग कैसे लगी है तो भारामल पहचान जाता है। तारो कहने लगी कि महाराज, इस आग को केवल मरवन लगा सकती है और किसी ने इस आग को नहीं लगाया है। भारामल बोला, तो अब इसका उपाय क्या होगा कि तुम मरवन के पास जाओ और मरवन ही इस आग को बुझा सकती है और कोई इस आग को नहीं बुझाएगा। भारामल कहने लगा कि तुम चलो, तुम्हारी बहन है कि मैं नहीं जा सकती। जब वो मेरे अमरकोट में नहीं आई तो मैं अमरकोट के घाट पर उसके पास नहीं जाऊंगी। देखिए श्रोताओ, तारो भारामल से मना कर देती है और भारामल एक रथ सजवाता है। रथ में ढोल कुमार को बैठाता है और रथ को लेकर के अमरकोट के घाट पर आ जाता है और देखा कि वह मरवन ध्यान लगाए हुए बैठी हुई है। तो भारामल दूर से ही हाथ जोड़ लेता है और मरवन के चरणों में गिर पड़ता है। मरवन से कहने लगा कि मुझे ये पता नहीं था कि तुम इतनी सतवंती हो, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। श्रोताओं, तब तक ढोल कुमार भी होश में आ जाता है और ढोल कुमार मरवन से कहने लगा कि हे प्रिय, ये राजा वैसे दुष्ट है परंतु ये रिश्ते में साड़ू लगता है, इसलिए इसका वध करना उचित नहीं है, नहीं तो मैं इसका शीश धड़ से अलग कर देता। पर ठीक है, इसने जो किया वो अच्छा किया, तुम इसको माफ कर दो। देखिए श्रोताओं, मरवन ने जब अपने पति ढोल कुमार की बात सुनी तो उस आग को रोक लिया, उस आग को शांत कर दिया, बुझा दिया और राजा भारामल से कहने लगी कि भारामल, तू जितना गद्दार है, जितना कायर है, उतना कोई दूसरा नहीं होगा। पर ठीक है, मैं तुझे जीवित छोड़ती हूं, तुझे प्राण दान देती हूं, तू लौट करके अभी अमरकोट चला जा। देखिए श्रोताओं, वहां से भारामल तो अमरकोट के लिए आ जाता है और ढोल कुमार और मरवन, गंगाराम तोता, चारों प्राणी, रात्रि हो गई, शाम का वक्त हो गया और वापस लौट जाते हैं कि कल इस नदी को पार करेंगे, अब नावों की व्यवस्था नहीं है और उसी वन क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। अमरकोट में नहीं ठहरे और वन में एक बट वृक्ष का वृक्ष था, एक बट वृक्ष के नीचे ठहर जाते हैं। मरवन ने वहां कुछ जगह को साफ किया, झाड़ू लगाया और ढोल कुमार, मरवन, गंगाराम तोता और खजैला ऊंट उसी सुनसान जंगल में एक बट वृक्ष के नीचे ठहर जाते हैं। यहां से आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।